आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली मैंने एक कॉमन क्लासेस लिया है जो यूजीसी नेट के साथ साथ DSSB की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्लास ये। और जो उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश में मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी निकाली गई है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं और MPPSC में भी। हालांकि मैंने कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के बारे में आप लोगों से पहले भी बताया था कि उन इम्पोर्टेंस जो विद्वान हैं उनको आपको पढ़ के जाना। जैसे एक देख सकते हैं आप लोग, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के जो विद्वान हैं कौन कौन से नाम आते हैं, इन पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। D.D. कोसाम्बी का नाम आता है, रोमिला थॉपर का नाम आता है, ठीक है। वहीं जब भारतीय या भारत शास्त्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ग्रंथ परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं, तो राधा कमल मुखर्जी, GS घुरई, लुईस ड्यूमा और इरावती कर्वे का नाम मिलता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आप लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ इसी टॉपिक पर, और मैंने GS घुरई तक इनके कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आज। ये पूरी PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। GS घुरई का टॉपिक हम लोगों ने समाप्त कर लिया था, उसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद GS घुरई के बाद अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है यहाँ पे लुईस ड्यूमा का नाम, ठीक है, लुईस ड्यूमा का नाम। अब थोड़ा सा आप लोग मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अपने फोन को एक बार जो है स्क्रीन जूम कर लीजिएगा, फोन को रोटेट कर लीजिए। और अगर आप स्क्रीन को जूम करेंगे तो यहाँ पे जो फंट है, जो लिखा हुआ है, ये आपको साफ दिखाई देगा, है ना। तो अपने फोन को आप लोग घुमाकर स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस है ये, और आप लोगों को जो है क्लास समाप्त होने के बाद इसकी वीडियो का PDF और वीडियो का लिंक आप लोगों का जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके ग्रुप में। तो जो बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बता दूं, पेपर 1 के लिए करना क्या है, पर डे आप लोगों को करना है 1 घंटे की पढ़ाई। प्रतिदिन आपको 1 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है। जून में इनका परीक्षा है UGC नेट के बच्चों के लिए, और इसमें 2 किताबें आप लोग ले सकते हैं। एक हरियंट की लीजिएगा तो क्वेश्चंस आंसर वाला, यानी प्रैक्टिस सेट का हरियंट का ले लीजिएगा, और एक KVS मदान की बुक ले लीजिएगा पेपर फर्स्ट के लिए पर डे आप लोग। और साथ ही साथ एक चीज और करिएगा कि यहाँ पे पेपर फर्स्ट का सिलेबस भी आप लोग प्रिंट आउट ले लीजिएगा, एक एक टॉपिक कवर करते चलिएगा साथ साथ। तो पर डे आप लोगों को जो है पेपर 1 इस तरीके से आपको स्वतः पढ़नी है। मैं आप लोगों को केवल सेकंड पेपर पर बातचीत करूंगा, ठीक है, सोशल वर्क के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पेपर फर्स्ट के लिए ये 2 चीजें आप मेंशन कर लीजिए अपने कॉपी पर। एक हरियंट की बुक आती है प्रैक्टिस वाली, प्रैक्टिस करिएगा उसमें से, और एक KVS मदान की पुस्तक आती है, थोड़े से उसमें डिटेल वगैरह लिखी रहती है, उस डिटेल के ले सकते हैं। और आप साथ ही साथ सिलेबस को भी प्रिंट आउट कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज आप वहां पे जो है सारे नोट क्या नाम है उसका नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। और सोशल वर्क का आप लोगों को क्या करना है, इसकी कॉपी या इसका कोई बुक वगैरह आपको कहीं से नोट्स वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है। पूरे नोट्स आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के सारे कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके टेलीग्राम पर, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसको कुछ लेने की जरूरत नहीं। हाँ, एक किताब मैंने प्रिंट के लिए दे रखा है, वो भी 2004 से लेकर दिसंबर 2023 तक के जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके आंसर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा भी, है ना। तो इस महीने में आपकी ये किताब जो है आ जाएगी सोशल वर्क के। इसमें आपको जो है जितने मेडिकल सोशल वर्क के पेपर हुए हैं, चाहे वो DSSB की मैं बात करूं, या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की बात करूं, या एम्स मेडिकल सोशल वर्क की बात करूं, PhD सोशल वर्क की बात करूं, ये भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ 2004 से लेकर 2023 दिसंबर तक के क्वेश्चन पेपर भी इसमें मिलेंगे। 2 पेज आपको मिलेंगे पुस्तक के नाम और उसके विद्वान के, ठीक है, वो भी आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 400 से नीचे इसकी प्राइस रहेगी, ठीक है। आप इजीली जो है इसको परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से भी और अमेजोन से भी, है ना। लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा था, इसमें जो है बेसिकली समाजशास्त्र का पॉइंट है। ये समाजशास्त्र ये MPPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, DSSB के लिए इंपॉर्टेंट है। UGC नेट का एक यूनिट नंबर अगर आप सेकंड देखेंगे तो वो समाजशास्त्री टोटली बेस्ड है ना।
तो कॉपी पेन साथ में रखिएगा आपने। जब भी मैं कोई चीजें इंपॉर्टेंट बताऊं तो उसे आप नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ, और बाकी मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है। सर तो एमपीपीएससी के लिए भी पहले पेपर के लिए बता दीजिए कुछ कुछ। देखिए पेपर फर्स्ट के लिए आप वहां से यूट्यूब पे आप थोड़ा देख सकते हैं, है ना, क्योंकि उतना मुझे अनुभव नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार यूट्यूब पर आप प्लीज सर्च कर लीजिए, ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए। तो चलिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर, आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से बताया हूं कि कुछ भारतीय समाजशास्त्रीय विचारक हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो मैंने जो पॉइंट यहां पर लिया है वो लुईस ड्यूमा का लिया है। ध्यान रखिएगा, लुईस ड्यूमा बहुत ही फेमस पर्सन, और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उनका थोड़ा सा जीवन वृत्ति। जीवन वृत्ति का मतलब होता है कि हमें थोड़ी सी जानकारी लुईस ड्यूमा के बारे में, उनका जीवन परिचय पता होना चाहिए, है ना। विद्वान है ये, सोशल वर्क को भी रिलेट टच करता है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो समाजशास्त्र को भी ये टच करते हैं। तो देखो ये समाजशास्त्री जो हैं, जीवन इनकी अगर हम बात करें जीवन वृत्ति पर, तो ये फ्रांस के रहने वाले विद्वान हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले विद्वान हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि फ्रांसिस मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री लुईस ड्यूमा का जो कार्यकाल रहा था वो 1911 से लेकर 1998 तक। हालांकि पेपर में यह सवाल नहीं बनेगा कि लुईस ड्यूमा कहाँ के निवासी हैं, ये आपसे पेपर में नहीं बनेगा, इसको आप इंपॉर्टेंट के रूप में ना रखें, परंतु आप ध्यान रखें अपनी जानकारी के लिए। वहीं बात करते हैं भारतीय विषय जो है, भारतीय विदा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं ये। आपको बता दूं, भारतीय समाजशास्त्र में जातीय व्यवस्था पर अधिक लिखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो लुईस ड्यूमा है ना। जो कुछ लिखा है सब एक जैसा ही नहीं है, हालांकि सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग पॉइंट है जाति को लेकर, लेकिन आप एक प्रकार से कह सकते हो कि भारतीय विदा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अगर हम बात करते हैं इसके समर्थक हैं। साथ ही साथ ये जो हैं जातीय व्यवस्था पे अधिक विचार इन्होंने प्रस्तुत किया है। बात करते हैं ड्यूमा। लुईस ड्यूमा का जन्म जो है फ्रांस के सलोमिया में 1911 में हुआ था। ये पेपर में नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी तो आपको ये जो नाम लिखा हुआ है सलोमिया, सलोमिया करके बनेगा तो वो सुमलित वाले प्रश्न बनेंगे। इस तरीके से सुमलित वाले, एक तरफ विद्वान का नाम रहेगा, एक तरफ गांव वगैरह का नाम लिखा रहेगा। सर एक चीज पूछनी थी यहाँ पे सर, जातीय व्यवस्था बोले हैं सर, जीएस कुरियो पढ़ा रहे थे, तो वो भी तो सर जातीय व्यवस्था के अंतर्गत वो भी तो सर कंट्रीब्यूट किए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे यही एक बार बताया कि एक चीज मैंने साथ साथ ये भी जोड़ा आप लोगों से कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से, जैसे अगर हम बात करें मैकाइवर पेज के बारे में, ठीक है, मजुमदार के बारे में, इन लोगों ने भी जाति के बारे में बात किया है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि जाति व्यवस्था पर अगर अधिक किसी ने बल दिया है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना कि अगर अधिक किसी ने बल दिया है तो लुईस ड्यूमा ने दिया है, ये चीज मैंने बताया है। बाकी तो सभी के विचार आते हैं, ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ, उनके पिता जो है पेशे का मतलब होता है व्यवसाय, यानी एक प्रकार से नौकरी। उनके पिता जो थे व्यवसाय से इंजीनियर थे, जो रेलवे के निर्माण कार्यों में लगे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा पेरिस में हुई थी। बहुत कम अवस्था में लुईस ड्यूमा के पिताजी का देहांत हो गया था। लुईस ड्यूमा कई वर्षों तक जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। ये जीवन वृत्ति के बारे में बात कर रहा हूं। जीवन वृत्ति एक प्रकार से दर्शाती है उनका इतिहास को लेकर, ठीक है। तो यहाँ दो तीन बातें हुई कि एक फ्रांस के रहने वाले विद्वान हैं, 1911 में इनका जन्म हुआ। इनका पिताजी इंजीनियर थे, रेलवे में बेसिकली निर्माण कार्य कर रहे थे। जितनी भी एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो इनकी पेरिस में हुई है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो किंतु 1955 ईस्वी में के बाद ये फ्रांस आ गए, ठीक है। अब ये पेपर में सवाल बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप यहीं पे इसको नोट कर लीजिए। 1955 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस वापस आ गए, उनका नाम है लुईस ड्यूमा। फिर वहीं इन्होंने एक लेख और अध्यापन का कार्य किया। ड्यूमा ने शैक्षणिक कैरियर को लेकर प्रारंभ जो स्टार्ट किया था वो 1930 ईस्वी के मध्य स्टार्ट किया था। ये पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि शिक्षा में इनको अगर कैरियर की बात किया जाए, भविष्य की बात किया जाए, या इसको लेकर अध्यापन की प्रक्रिया की बात किया जाए कि कब स्टार्ट किया गया, तो ये परीक्षा में नहीं आएगा। तो शैक्षणिक कैरियर का जो प्रारंभ था बेसिकली 1930 से स्टार्ट था, और इसी के मध्य में सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मार्शल मार्क्स के निर्देशन में हुआ था। तो लुईस ड्यूमा का अगर कोई मदद भी करने वाला व्यक्ति था तो एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था मार्शल मार्क्स। आगे आने वाले टाइम में इनके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, इनकी क्या भूमिका थी। युद्धबंदी के कारण उनके अध्ययन में बाधा आई, किंतु इन्होंने संस्कृत का अध्ययन जारी रखा।
ड्यूमा को भारत के समाजशास्त्र के विशेष जो है रुचि थी। लुइस ड्यूमा हालांकि रहने वाले फ्रांस के थे, लेकिन भारत के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें समाजशास्त्र में, यहाँ की जाति को लेकर, यहाँ की संस्कृति को लेकर, यहाँ के आधुनिकीकरण को लेकर, यहाँ के पश्चिमीकरण को लेकर काफी ज्यादा इन्होंने रुचि दिखाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो भारत या भारतीय समाज के इतिहास में समझने के लिए इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, है ना। तो भारतीय समाज को समझने के लिए लुइस ड्यूमा ने संस्कृत का अध्ययन किया था। ये बेसिकली संस्कृत में एजुकेशन नहीं प्राप्त किया था, बाद में इन्होंने संस्कृत का एजुकेशन लिया। और ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि भारत का समाज इनको समझना था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ऐसा किया। आगे बात करते हैं। तो लुइस ड्यूमा की कुछ कृतियां हैं। कृतियां का मतलब होता है इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं। उन किताबों पे हम लोग थोड़ा सा एक बार जिक्र कर लेते हैं। ड्यूमा ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कई पक्ष का मतलब है अपने विचार, जैसे नातेदारी, धर्म, विवाह, जाति आदि बहुत सारी चीजें रही जिन पे इन्होंने अनेक लेख लिखे, पुस्तकें लिखी हैं। तो ये पेपर में सवाल आता है। आप लोगों ने भी हाल ही में, मैं आप लोगों से पेपर करवा रहा था MPPSC का, तो वहां पर आपने देखा भी था कि कहीं ना कहीं इनकी किताबों से सवाल आते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बाय द वे UGC में भी पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, केवल और केवल हायरार्की किताब ही पूछी जाएगी। हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किंगशिप एक किताब रही, और ये किताब बहुत फेमस रही है। और किताब आई कब थी? 1954 में आई थी, 1954 में ये किताब आई थी। ठीक है, ये पहली किताब इनकी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया दूसरी किताब रही। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप इसको ध्यान रखें। UGC के बच्चे इस किताब को तो याद रखेंगे, हायरार्की वाला। तो रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया की बात करता हूं तो 1970 यानी 1970 में ये किताब बेसिकली मेंशन किया गया था। ठीक है, होमो हायरार्की किसकी बात करते हैं? 1970 में। देखिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, UGC के बच्चे याद रखें, MPPSC के बच्चे भी याद रखें। होमो हायरार्की की भी किताबें परीक्षा में आती रहती हैं हमेशा। DSSB के बच्चे भी ऐसे पॉइंट जहां मैं मेंशन करूं IMP, प्लीज उसे अपने कॉपी पर मेंशन करें। ठीक है, बाकी मैं इस PDF को इसी तरीके से सेव करूंगा ताकि आप आसानी से इसको पढ़ लें। ठीक है, IMP फर्स्ट का ईयर क्या बताया सर? फर्स्ट का ईयर क्या बताया सर? 1954, 1954 में सर आई थी हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किंगशिप किताब थी, है ना। आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म, यानी एक प्रकार से इंडिविजुअल पर यानी व्यक्तिगत पर अगर किसी ने बात किया है या व्यक्तिकरण पर किसी ने बात किया है तो वह लुइस ड्यूमा है 1986 में। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा 1986 में। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक बात बता दूं, यहाँ पे UGC नेट की जो क्लासेस चलती हैं वो शाम को चलती हैं 7 to 8 PM। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर यूनिट नंबर 10 चल रहा है। अगली आने वाली जो क्लास होगी आप लोगों की वो परिवार के मॉडल होंगे, और पारिवारिक जीवन चक्र पर हम लोग बातचीत करेंगे आने वाले समय में क्लास में। उस क्लास के बाद अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा एक बाल विकास के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बाल विकास की PDF मैंने यहाँ पे बेसिकली ओपन भी किया है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग जो है जिक्र करेंगे बाल विकास पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत। ठीक है, तो परिवार के बाद आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं DSSB के बच्चों के लिए तो उनकी जो क्लासेस चल रही हैं परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस पर बात होगी रिसर्च में आपकी आने वाली क्लास में। MPPSC की तो आने वाले टाइम में आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, और आपकी जो टॉपिक पड़ी हुई है वो ग्रामीण को लेकर बातचीत हो रही है। ठीक है, दोपहर की 1 बजे क्लास में। सर आज इवनिंग में क्लास नहीं ना होगी सर? नहीं, आज संडे है। बेसिकली क्या है, कल मैंने क्लासेस ऑफ किया था, हो सकता है मैं कल आपकी क्लासेस ऑफ करूं, अभी हो सकता है मे बी, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है पूरी। ठीक है, लेकिन मे बी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, है ना। तो इसलिए कर दीजिएगा सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को आज एक क्लास जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है। लगभग 2-2.5 घंटे क्लास चलाऊंगा, आप लोग बने रहिएगा, बस केवल पेशेंस रख के, है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो एसेज ऑन इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो ये किताब बेसिकली 1986 में आई थी, तो इतनी इंपॉर्टेंट किताब नहीं है, इसको आप हटा दीजिए।
आइडियोलॉजी करके अल्मेंड करके किताब आई और 1994 में आई थी, ये भी किताब इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी आप हटा दीजिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगी मैं आपको बताता भी रहूंगा, बाकी ये पीडीएफ में आप लोगों को चीजें मिलती रहेंगी। ड्यूमा, अगर हम बात करते हैं भारत जो है विधा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इनका नाम ज्यादा पूछा जाता है, लुईस ड्यूमा का। अभी उपर्युक्त जो आपने ऊपर कुछ पुस्तकों के नाम आपने देखे हैं, वो पुस्तकें भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही है ना। तो इसका मतलब कि ये नहीं कि आपके यहाँ अगर मान लीजिए फ्रांस में पेपर होगा तो वहीं पर पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। इंडिया में पेपर अगर होगा तो आपके पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यद्यपि लुईस ड्यूमा को सभी पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण मानी गई, है ना। हालांकि मैंने उपर्युक्त जो ऊपर की 3-4 किताबें थी इंपॉर्टेंट बताया, इस कंटेंट में बेसिकली लिखा है सारी, क्योंकि मैंने जो नीचे की 2 बताया है नहीं इंपॉर्टेंट है, वो कहीं परीक्षा में नहीं पूछी गई है। तथापि इन्हें सबसे अधिक ख्याति 1970 में हुई। अब याद आ गया होगा 1970 वाली जो ख्याति यानी विख्यात जो हुए, उस किताब का नाम था होमो हायरार्किक्स का नाम, उस किताब का नाम था 1970 में, और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है होमो हायरार्किक्स पुस्तक से प्राप्त हुई। यह पुस्तक पहले तो 1967 में जो है फ्रांसिस में प्रकाशित हुई। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए भाई कि फ्रांस में प्रकाशित कब हुई है, तो फ्रांस वाली डेट आप 1967 रखिए, बाकी इंडिया के परिप्रेक्ष्य से आप याद रखिएगा 1970, ठीक है, 1970। इसी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद बेसिकली अंग्रेजी अनुवाद मार्क सनसेवरी ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। ये परीक्षा में नहीं आता कि भाई इसके अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये आपके परीक्षा में नहीं आता, लेकिन ये किताब लिखी गई थी संस्कृत में। और इस पुस्तक में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय जगत में एक अग्रणी समाजशास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए, यानी एक प्रकार से फेमस हुए और इनको जाना गया। यह कुल पुस्तक में अगर हम बात करें, यह पुस्तक कुल 11 अध्यायों में विभाजित है। ये पेपर में बन सकता है कि जो होमो हायरार्किक्स पुस्तक है लुईस ड्यूमा का, ये कितने अध्यायों में जो है डिवाइड किया गया है, तो 11 अध्याय हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। पुस्तक के प्रारंभ में परिचयात्मक विवरण दिया गया है, यानी एक प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया गया है, जीवन वृत्ति दिया गया है उसका। इसी के अंतर्गत उन्होंने आधुनिक मानव के समतामूलक विचारधाराओं को श्रेणी क्रम में पृष्ठभूमि में अभिव्यक्त भी किया गया। एक प्रकार से यहाँ पे सारी विचारों को जो है प्रस्तुत भी किया गया है। अच्छा, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इस पुस्तक के अध्यायों के अंतर्गत। जैसे मैंने बताया कि कुल टोटल 11 अध्याय हैं। पेपर में ये नहीं पूछा जाता कि भाई पहला अध्याय का नाम बताइए, दूसरा अध्याय का नाम बताइए। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है परीक्षा में कि ये अध्याय इससे संबंधित है कि नहीं है, होमो हायरार्की से, तो आप बताइएगा। तो कीवर्ड के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करें सभी लोग। पहले यहाँ पे जो मेंशन किया गया विचारों का अध्याय, और कहा गया कि जिसमें उन्होंने जाति की भाषा या परिभाषा, प्रवृत्तियों एवं पूर्ववर्तियों अध्ययनों की विवेचना की है। यानी डिस्क्रिप्टिव रूप में इन्होंने जाति की परिभाषा दी, उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्तियां, उसके अध्ययन के साथ साथ टाइप, विशेषता, उद्देश्य, लक्षण, आलोचनाएं, सारी स्टेटमेंट जो है बेसिकली हिस्ट्री के साथ में जिक्र किया गया है पहले अध्याय में। आप अपने एक कोई किताब उठा लीजिए कि शुरुआत में कोई कंटेंट अगर आप पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको इस पुस्तक को भी याद रखना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे पॉइंट पर इन्होंने व्यवस्था की संरचना की और पवित्र और अपवित्र के बारे में जिक्र किया। हालांकि पवित्र और अपवित्र जैसा कॉन्सेप्ट इस्माइल दुर्खिम का भी आता है, एमिल दुर्खिम का भी नाम आता है, हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं व्यवस्था में संरचना की और पवित्रता एवं अपवित्र जैसी प्रक्रिया को लेकर, तो वह भी उनकी डिस्क्रिप्टिव के रूप में विवेचना किया है। एक वर्णन, विवेचना का मतलब होता है किसी चीज के व्यापक रूप में उसका वर्णन करना, ठीक है। तो ये दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है। तीसरी बात करते हैं संस्तरण के बारे में। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों से छोटी छोटी जो चीजें होंगी उसके अंतर्गत आप लोगों को बताते चलूंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, है ना। देखिए, जाति समग्रतावाद को लेकर जब बात होती है, यानी कास्ट इज होलिस्टिक की बात करता हूं, तो उस प्रक्रिया में बेसिकली यहाँ पे संस्तरण जैसे शब्द का रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो ड्यूमा ने बेसिकली जाति की एक प्रकृति समग्रवादी बताया था, उसी के आधार पर सनस्त्रल बताया, मतलब अस्तर बताया। आप अस्तर का मतलब समझ ही रहे होंगे सभी लोग कि भाई, जैसे मैं आपको पहले ही बता रखा कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, एक निम्न वर्ग बता दिया, एक उच्च वर्ग बता दिया, है ना। तो इसी वर्गों में जब डिवाइड करते हैं वो स्तरीकरण होता है और वही समस्तरण है। तो यहाँ पे वर्ण का सिद्धांत बेसिकली बेस्ड, तो वर्णों का एक उच्च वर्ण बताया है, एक निम्न वर्ण बताया है, इन्हीं के बेस पे एक सिद्धांत बताया है। उन सभी के बारे में डिटेल जो चर्चा मिलती है वो तीसरे अध्याय में मिलती है। आगे हम बात करते हैं 4th नंबर पर श्रम विभाजन। एमिल दुर्खिम का नाम आप लोगों ने सुना है होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है श्रम विभाजन के बारे में, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट उनका रहा है। लेकिन चौथे अध्याय में होमो हायरार्किक्स में, जो फ्रांस में 1967 और इंडिया में 1917 में आई थी, उसमें कुल टोटली 11 अध्याय हैं और उन 11 अध्याय में से जो चौथा अध्याय है वो श्रम विभाजन को रिलेट कराता है, जहां बताया गया श्रम विभाजन जाति एवं व्यवसाय एवं जजमानी व्यवस्था की विवेचना के बारे में। तो उसमें आपको श्रम विभाजन मिलेगा, जाति मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा और जजमानी व्यवस्था मिलेगा। ठीक है, तो यहां प्रश्न आपको क्रम में नहीं पूछेगा, आपसे केवल प्रश्न पूछेगा, जैसे आपको मैंने पहले बताया भी था कि जो जीएस घुरई महोदय हैं उनके द्वारा कौन कौन सी जाति की विशेषता बताई गई है, या लिटिल कम्युनिटी के अंतर्गत जब मैं आपसे पूछता हूं सदरलैंड के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषता बताई गई, तो उसी तरीके से इनका भी प्रश्न बनता है। ठीक है, कि कौन कौन सी जो है अध्याय इनके अंतर्गत शामिल होते हैं, तो उन अध्याय के नाम आप जरूर याद रखिए। क्रम नहीं पूछेगा कि पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे नंबर पर कौन सा, ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, और उसके बाद 5वें नंबर पर आता है विवाह का नियमन और पृथक्करण एवं सनस्त्रण, यानी विवाह के बारे में, जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने विवाह को नियंत्रित करने वाले आधार अंतर विवाह बहिर्विवाह के नियमों के परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है पर्सपेक्टिव, यानी उसके आधार पर पृथकता का सनस्त्रण की विवेचना किया है अध्याय 5 में। उसके बाद छठा है सहवास, सहवास एवं खान पान संबंधी नियम है इसमें, जिसमें ये कुछ सामाजिक सहवास एवं खान पान के प्रतिबंधों एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अंतरजातीय संबंधों को समझाने का प्रयास किया है। 7वां है शक्ति एवं क्षेत्र, और इसमें कहा गया है कि संप्रभु जाति तथा जाति के आर्थिक व्यवहारों के आधार पर क्षेत्रीय शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर की विवेचना की है। शक्ति यानी पावर, ठीक है, याद रखिएगा, पावर एंड एरिया को लेकर, तो शक्ति एवं क्षेत्र भी रिलेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जातीय सरकार को लेकर, तो ये एक कास्ट गवर्नमेंट के बारे में जिक्र करता है, और इसमें कहा गया है कि जिसमें इन्होंने जाति पर आधारित शक्ति और सत्ता, सत्ता का मतलब होता है क्या, अधिकार, ठीक है, एवं न्याय, ये आधा ना रहेगा न्याय में, न्याय प्रणाली के अंतर्गत की जो विवेचना है उसके व्यवहारिक पहलुओं पर या व्यवहारिक पहलुओं के आधार पर की गई है। तो जातीय सरकार के अंतर्गत इतना बात याद रखिए, न्याय और सत्ता के बारे में बातचीत किया है जातीय सरकार के अंतर्गत। ठीक है, अभी आप लोगों ने 8 तक देख लिया, 8 पॉइंट आपने देखा। पहले में क्या चीजें मेंशन की गई, पहले के अंतर्गत इतिहास था, है कि नहीं। पहले के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो किन चीजों को मेंशन किया गया, हिस्ट्री की बात की गई, यस या नो बोलते रहेगा साथ साथ भाई। जी सर, जी सर, हाँ, जी सर, प्रवृत्ति अर्थ और इतिहास के बारे में। बिल्कुल, इतिहास के बारे में बात हुई, फिर व्यवस्था एवं संरचना की बात हुई, ये आप समझ सकते हो, पवित्र एवं अपवित्र के बारे में, तीसरा सनस्त्रण के बारे में, चौथा श्रम विभाजन के बारे में, 5वां विवाह का नियम के बारे में, छठा अभी आप लोगों ने देखा है सहवास के बारे में, 7वां आप देख रहे थे शक्ति एवं क्षेत्र के बारे में, 8वां आप देख रहे हैं जाति सरकार की। ये कीवर्ड है, इन कीवर्ड से आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद 9वें पर सावर्ती एवं निहितार्थ है। ठीक है, क्या है ये, सहवर्ती एवं निहितार्थ है, और इसमें क्या बताया गया है, जिसमें उन्होंने परित्याग जो है, अस्थायित्व, परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के व्यवहारिक पक्षों की विवेचना की है। उसके बाद 10वें पर कंपेयर यानी तुलना, और इन्होंने ये कहा कि क्या गैर हिंदुओं तथा भारत से बाहर जातियां हैं, तो जिसमें उन्होंने गैर हिंदुओं यथा ईसाई, मुस्लिम, भारत में तथा भारत से बाहर में, ठीक है, जाति के विद्यमानता से जुड़े हुए प्रश्नों के आधार पर हिंदू एवं गैर समुदाय की तुलना की थी। तो इसलिए तुलना किसकी की गई, तो आप ये बता सकते हो कि गैर हिंदू और भारत के बाहर की जो जातियां थी उनके बारे में उन्होंने कंपेयर किया था। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो सर उसका मीनिंग बता दीजिएगा सर, निहितार्थ का। सर निहितार्थ का मतलब होता है किसी चीज का इसमें इन्वॉल्व होना, है ना, अगर किसी चीज का क्या होना, इन्वॉल्व होना, सर, है ना, समाहित होना, बिल्कुल, इन्वॉल्व होना, समाहित होना, शामिल होना,
इकट्ठा होना, संकलित होना, ये सब का एक ही तात्पर्य होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो कंपैरिजन रिलेट करता है वो गैर हिंदू को रिलेट कराता है और भारत से जो बाहर की जो जातियां हैं उनको रिलेट कराती है, ठीक है। ये 10 नंबर का पॉइंट रहेगा। पॉइंट नंबर 11 देख लीजिएगा, ये बेसिकली दिया गया है कंपैरिजन इंक्लूड को लेकर, यानी कहा गया कि तुलना पर आधारित निष्कर्ष समकालीन प्रवृत्तियां होती हैं इसके अंतर्गत, है ना। तो इसमें बताया गया कि जिन्होंने जाति में होने वाले अनुभव और परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में जो सनस्त्रल है, जो सनस्त्रल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं इसको। एक प्रकार से आप, जैसे मैंने बताया ना कि एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है, एक उच्च जाति होती है, एक निम्न जाति होती है, इस तरीके से डिवाइड होता है समाज के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके के जो विचार हैं बेसिकली, देखो जब सनस्त्रल की बात होती है, सामाजिक स्त्रीकरण की बात होती है, उसके जनक कहे जाते हैं रेमंड मुर्रे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं समकालीन प्रवृत्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब भी आप नाम लगाएंगे लुईस ड्यूमा का नाम, ठीक है। तो यह कुल टोटल 11 ऐसे पॉइंट्स हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आगामी परीक्षाएं जो जून होने वाली है उसमें आप लोगों से इन प्रश्नों से आप लोगों को हो सकता है रूबरू होना पड़े, तो इसलिए इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। इसका कंटेंट मैं अभी आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार स्पष्ट करिए आप सभी लोग, क्या ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गई है? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, बताइए। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर यहाँ पर देखेंगे, लुईस ड्यूमा महोदय भारतीय समाजशास्त्र के योगदान में, अब देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी के आधार पर अपने कुछ योगदानों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? केवल कीवर्ड्स को ध्यान रखो आप लोग, अगर कीवर्ड पता रहेंगे तो आप आसानी से प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे, है ना। और ये पता तब होगा जब आप उसे सही तरीके से समझकर अपनी कॉपी पर मेंशन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, लुईस ड्यूमा ने भारतीय समाज का गहन अध्ययन किया है। ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि इन्होंने, यही तो कारण था कि इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। भाई फ्रांस में गए पढ़ने के लिए और इनको भारत के समाज को पढ़ना था, तो भारत का समाज पढ़ने के लिए उनको संस्कृत पढ़ना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए क्योंकि सारी डिटेल उनको संस्कृत में मिली थी। तो फिर इन्होंने संस्कृत में उसको समझा और फिर संस्कृत में ही इन्होंने किताब लिखी। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है कि जो कुछ इन्होंने लिखा है वो भव्य है। भव्य का मतलब एक प्रकार से बहुत ही उच्च, एक प्रकार से उत्कृष्ट है ना। फिर कहता है कि इसका अध्ययन का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से है। यानी जब देखिए मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु राज्य क्यों रिप्रेजेंट किया मैंने, कारण अभी आप लोगों ने पीछे मैंने आपको बताया है एक प्रकार से कि इन्होंने एक किताब लिखी है, और वो जो होमो हायरार्की जो किताब लिखी थी वो बेसिकली कहां से किताब थी? हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन, याद रखिएगा, किनशिप वाली किताब थी जो टोटली इसी पर बेस्ड हो रही है। और इसका अध्ययन का जो क्षेत्र रहा बेसिकली उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य रहा। जाति विवाह और बंधुत्व व्यवस्था उसके अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र रहे। मतलब जाहिर सी बात है इसकी एरिया जो रहा काफी खासकर स्पेसिफिक वो रहा, कास्ट रहा, मैरिज को लेकर रहा, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, भाईचारा एक प्रकार से, ठीक है। तो इनकी व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने बेसिकली डीप में अध्ययन किया है। तो यही तो कारण था, मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि जाति को लेकर जो इन्होंने बातचीत किया है इनका काफी सराहनीय माना जाता है ना। फिर इनका योगदान अनुभाविक एवं सैद्धांतिक विधा में महत्वपूर्ण रहा और समाजशास्त्र के क्षेत्र में ये उल्लेखनीय योगदान किए हैं। और इन्होंने कुछ वर्णन किया है। क्या क्या वर्णन किया है इसी को आप लोगों को समझना है। पहला इन्होंने कहा है कि जाति सनस्त्रल की प्रकृति, यानी आप ये कह सकते हो कि नेचर ऑफ कास्ट हायरार्की क्या हो सकता है। प्लीज अपने विचारों को एक बार प्रकट करें, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अपने विचारों को प्रकट करें कोई भी स्टूडेंट। सर जाति के आधार पर सर ऊंच नीच की भावना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अन्य और कोई? बस सर कौन सी जाति ऊपर है उसको पवित्र और जो निम्न है उसको अपवित्र, जन्म से ही पवित्र अपवित्रता, इस तरह की बातें मुझे लगता है आना चाहिए। ओके चलिए ठीक है, अभी आप लोगों ने जो अपने अपने शब्दों में बताया है लगभग सही है, लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान रखें। जी बताएं। हेलो सर, इसमें ये भी हो सकता है कि कौन सी जाति कौन क्या काम करेगी, है ना, वो डिपेंड करता है कास्टिज्म पे।
बिल्कुल, देखो मेरा कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिए, इन्होंने जाति को लेकर, जाति का सनस्त्रण को लेकर बात किया। बेसिकली लुईस ड्यूमा की जाति व्यवस्था पर बहुत अधिक लिखा था और इसी संदर्भ में एक पुस्तक इसने खुद लिखा कि भैया होमो हायरार्किस किताब थी और वो किताब फ्रांस में आई 1967 में और इंडिया में आई 1970 में। और इस किताब में तो केवल जैसे अगर मैं बात करूं तो जाति के नेचर को बताया है कि जाति ऐसी। अब जाति के अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि भैया ये निम्न जाति है, ये उच्च जाति है, तो यही निम्न जाति का स्पष्टीकरण करता है, यही निम्न जाति का स्पष्टीकरण करता है। और इस तरीके की नेचर की अगर बात अगर होती है तो वो लुईस ड्यूमा का होता है। लुईस तो किसी जाति को इसने सर्वोच्च श्रेणियों में रख दिया, किसी जाति को इसने सर्वोच्च श्रेणी में रख दिया तो किसी जाति को इसने निम्न श्रेणी में रख दिया, है ना। यही प्रक्रिया बेसिकली यहां पर देखने को मिलती है और यही लुईस ड्यूमा की दृष्टि से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ग व्यवस्था सनस्त्रण का बड़ा सुंदर दृष्टांत देखने को मिलता है ना। दृष्टांत यानी उसका परिपेक्ष, यानी परिपेक्ष का मतलब होता है पर्सपेक्टिव यानी पॉइंट ऑफ व्यू, तो वही प्रक्रिया बेसिकली ये रिलेट होती है। पॉइंट नंबर सेकंड कहता है सनस्त्रण का सिद्धांत शुद्ध और अशुद्ध। देखिए ये भी बड़ा आसान सा टॉपिक है। शुद्ध अशुद्ध आप नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। शुद्ध और अशुद्ध नाम से, देखो यही कीवर्ड है परीक्षा में आपको। अभी मैं यहाँ कुछ प्रश्न भी ले रखा हूं, अभी मैं प्रश्न आप लोगों से करवाऊंगा, प्लीज आप लोग उन प्रश्नों को भी देखिएगा, ठीक है। जाइएगा मत क्लास छोड़ के, सभी लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर, तो यहां कहा सनस्त्रण की जो है सिद्धांत है शुद्ध और अशुद्धता पर, थ्योरी है ये थ्योरी बेसिकली रिप्रेजेंट की गई है। और इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो अभी अभी आप लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर आप लोगों ने देखा था पवित्रता और अपवित्रता। बिल्कुल सही जवाब। जब हम पवित्रता और अपवित्रता जैसी प्रतिक्रियाओं के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, वही परिपेक्ष बेसिकली रिलेट होता है सनस्त्रण का सिद्धांत, वही सनस्त्रण का सिद्धांत है, वही सनस्त्रण का सिद्धांत है। तो बेसिकली जब वर्ग और जाति की विशेषता, वर्ग और जाति की विशेषता इन्होंने बताया, वर्ग प्रतिष्ठा और शक्ति में बहुत स्पष्ट अंतर देखा। इन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा से उसका अर्थ होता है धर्म से, प्रतिष्ठा का मतलब धर्म से, और जो चीजें धर्म से जुड़ी हुई हैं वो शुद्ध हैं, इनका भाव है, इनका तात्पर्य है, मीनिंग को समझिएगा। जो चीजें बेसिकली धर्म से जुड़ी हुई हैं वो शुद्ध है और जो धर्म से नहीं जुड़ी हुई वो अशुद्ध है, जो धर्म से नहीं जुड़ी हुई है वो अशुद्ध है। यही परिपेक्ष बेसिकली सनस्त्रण का शुद्ध और अशुद्ध को रिलेट कराता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सभ्यताओं की तुलना में कंपैरिजन, आप अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार से सिविलाइजेशंस की बात करता है जहां रिलेट करता है सभ्यता, जहां रिलेट कराता है सभ्यता। अच्छा, वे विद्यार्थी जो मानव शास्त्र को परिभाषा देते हुए, है ना, वे एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि ये विद्यार्थी जो मानव शास्त्र को परिभाषा या उसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाज विज्ञान जो है मनुष्य जाति का अध्ययन करता है। बात को बड़े ध्यान समझिएगा, क्या करता है कि समाज विज्ञान जो है मनुष्य जाति का क्या करता है, अध्ययन करता है, और लघु समुदाय के अध्ययन के आधार पर अन्य समुदायों की तथ्यों की सामग्री के माध्यम से एक व्यापक लेवल पर उसका जनरलाइजेशन कर रहा होता है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण करना, और वहीं पर मानव शास्त्र का उद्देश्य होता है। और यह सब तुलना के बिना नहीं हो सकता है। तो दो भारतीय समाज का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि अध्ययन के द्वारा यूरोप और फ्रांसीस समाज की सफलतापूर्वक हम समझ सकते हैं। तो सभ्यताओं का तुलना करने का मतलब यही था कि भाई, कि जैसे कि आपने फ्रांस की सभ्यता ले लिया, फिर हमने जर्मनी की सभ्यता ले ली, या आप किसी भी सभ्यता को मेंशन कर लो कंपेयर में, है ना। तो वही बेसिकली क्या होता है, जब उसके आधार पे हम कोई चीजें कंपेयर करते ताकि हमें पता चले भाई उसकी फलाने की सभ्यता है, उस जगह की यह सभ्यता है, तो वही कहलाती है एक प्रकार से सभ्यता की तुलना। तो सभ्यता की तुलना भी बेसिकली किसने किया है, तब भी नाम हमें देखने को मिलता है लुईस ड्यूमा का नाम। एक आता है व्यक्तिवाद, बहुत ही आसान है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलाइज बोला जाता है इसको। व्यक्तिवाद बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पर बल देता है, एक व्यक्ति पर, यूनिक पर। लुईस ड्यूमा भारत में एक चर्चित विचारक हैं, आपको अच्छे से पता है। कई समाजशास्त्रियों ने ड्यूमा के साथ जो है सहमति भी जताई है, कई ने उनका विरोध किया है, और यह सब होना स्वाभाविक है
यह सब होना स्वाभाविक है। उन्होंने जाति व्यवस्था पर लिखा और हमारे देश में समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों में जाति, परिवार और गांव के अतिरिक्त किसी और मुद्दे पर अपनी कलम नहीं चलाई। तो ऐसी अवस्था में लुईस ड्यूमा ने जाति पर लिखने का जो साहस जुटाया है, यहां की समाज वैज्ञानिक के लिए एक चुनौती के लिए प्रक्रिया जो है सामने आई है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवादिता पर, यानी व्यक्तिवादिता पर अगर आप बल देते हैं तो कहीं ना कहीं भेदभाव के परिप्रेक्ष्य में आ सकता है और कहीं ना कहीं वहां पे धर्म और अधर्म जैसे वैल्यूज को भी समझा जा सकता है। हम जब कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहेगा तो हम इसको आइडेंटिफाई व्यक्ति से ही कर सकते हैं। अधर्म यानी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको अधर्म या अपवित्रता को रिलेट कराएंगे तो उससे हम व्यक्ति से ही समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इसने कहा कि भाई व्यक्तिवादिता पर बल देना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। तो ये एक व्यक्तिवादिता था। विधि और सिद्धांत के नए संदर्भ थे, न्यू पर्सपेक्टिव थी बेसिकली ये, और उसी के आधार पे इन्होंने थ्योरी और एंड मेथड के रूप में ये रिप्रेजेंट किया इन्होंने, है ना। और क्या क्या बातें इनके अंतर्गत किया इन्होंने, जिसे ड्यूमा ने सैद्धांतिक रणनीति बनाई, तुलना की विधि बताया, है ना। ड्यूमा का परंपरा एक तुलनात्मक विधि प्रक्रिया भी रही है, कई परिप्रेक्ष्य में इसके अंतर्गत देखने को मिला है। तो आप इतना केवल इसमें ध्यान रखिएगा लुईस ड्यूमा के अंतर्गत कि विधि और सिद्धांतों को अपनाया इसने, और साथ ही साथ तुलना विधि का महान मानव शास्त्रीय स्थापित, यानी अब देखिए पेपर में अगर सवाल बनता है आप लोगों से कि तुलना विधि के जनक कौन है, तुलनात्मक विधि के जनक कौन है, तो लुईस ड्यूमा कहिएगा। कारण यह है कि तुलना इसने सभी परिप्रेक्ष्य में किया है, सारे सिद्धांतों में इसने किया है, इसलिए इसको जनक भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसी को जनक भी इसी को बोला जाता है। तो ये पॉइंट थी, ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको लुईस ड्यूमा के बताए हैं, इंपॉर्टेंट थी। अब आगे बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवासन के बारे में। एम.एन. श्रीनिवासन भी बड़े ही फेमस पर्सन रहे हैं, एम.एन. श्रीनिवासन भी, और यूजीसी नेट हो या चाहे एमपीपीएससी की क्लास हो, एग्जाम हो, चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, उन सभी परीक्षाओं में आप लोगों से एम.एन. श्रीनिवासन से भी परीक्षा में सवाल बनते हैं। बहुत ही फेमस विद्वान है ये एम.एन. श्रीनिवासन। चलिए इनके पर बात करते हैं। इन्होंने बेसिकली संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, इन्होंने धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा दिया है, इन्होंने आधुनिकीकरण की अवधारणा दी है, इन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है। 3-4 ऐसी अवधारणाएं हैं इनकी कि परीक्षाओं में बार बार पूछे ही जाते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, एक सांस्कृतिकरण, सर एक एक करके थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए ना सर, थोड़ा ओके, थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। एक अगर मैं बात करूं तो संस्कृतिकरण आ जाएगा आपका, ठीक है, एक संस्कृतिकरण आ जाएगा। एक आपका इसके अंतर्गत आधुनिकी आ जाएगा या आधुनिककरण आप इसको कह सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो एक पश्चिमीकरण आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? पश्चिमीकरण आ जाएगा आपका, एक पश्चिमीकरण आ जाएगा, आधुनिकीकरण आ जाएगा, और एक आपका आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। इनकी अवधारणा आपने परीक्षा में भी देखा होगा और यहां पर भी आप अभी पढ़ेंगे यहां एम.एन. श्रीनिवासन के बारे में। अब देखिए यूजीसी नेट में ये आपसे नहीं पूछेगा कि भाई बताइए संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया, आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दिया, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा किसने दिया, ये यूजीसी नेट में नहीं आएगा। यूजीसी नेट में आपसे संस्कृतिकरण की मीनिंग या उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताओं से आएगा। एमपीपीएससी में आएगा, DSSB में आएगा, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के एग्जाम में भी इस तरीके के परीक्षा में सवाल आएंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें साथ ही साथ समझते चलिएगा। अब ध्यान से समझिए कि भारतीय समाज शास्त्रियों में से एक प्रोफेसर एन श्रीनिवासन, सॉरी यहाँ पे एन नहीं होगा, एम.एन. श्रीनिवासन होगा, यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, इसको सही कर लीजिएगा, है ना, एम.एन. श्रीनिवासन है। ठीक है, नाम अग्रणी है, कर्नाटक के ये मूल निवासी हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम देख सकते हैं आप लोग, मैसूर नरसिम्हा राव श्रीनिवासन इनका पूरा नाम है ना। DSSB का भाई कोई भरोसा नहीं है, एक बार IP पावलाव का एग्जाम पूछ लिया और कह दिया कि फुल फॉर्म बताइए, है ना, वो टीचरों का था, TGT में आया हुआ था। तो इसलिए भाई मैं कहूंगा कि जो एक आध नाम आते हैं उसको आप नोट कर लिया करो फुल फॉर्म के रूप में भी थोड़ा सा, है ना, कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है। तो एम.एन. श्रीनिवासन का नाम क्या हो जाएगा? मैसूर नरसिम्हा राव श्रीनिवास हो जाएगा।
इनका बेसिकली अगर हम बात करें तो 16 नवंबर 1916 को मैसूर में जन्म लिया और श्रीनिवास ने प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मैसूर के स्थानीय शिक्षण संस्थाओं में हुई है। स्नातकोत्तर, देखो एक स्नातक होता है, एक स्नातकोत्तर होता है, शुद्ध हिंदी का यूज हो रहा है इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्नातक का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा बैचलर डिग्री, हालांकि जिसको हम बीए बोलते हैं, बीएसडब्ल्यू बोलते हैं, बीएससी बोलते हैं, है कि नहीं, बीकॉम बोलते हैं, उसको स्नातक बोलते हैं। एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एमएसडब्ल्यू हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्नातकोत्तर कहते हैं। तो इन्होंने जो है स्नातकोत्तर की डिग्री जो है प्रोफेसर जीएस घुरई के मार्गदर्शन में संपन्न की थी। अच्छा जी, और पीएचडी के लिए डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। तत्पश्चात आगे की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में किया और 1951 में 1951 में जिस समय पहली पंचवर्षीय योजना भारत की लागू हुई थी 1951 में, पुनः भारत लौटकर बड़ौदा दिल्ली विश्वविद्यालय में आए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि लुईस ड्यूमा फ्रांस लौटकर कब आए तो 1955 बताइएगा। अगर आपसे पूछता है एमएन श्रीनिवासन लौटकर कब बड़ौदा दिल्ली आए तो 1951 बताइएगा, 1951 बताइएगा। ठीक है, अच्छा, किसके मार्गदर्शन में इन्होंने जो है पीजी किया था तो जीएस घुरई के मार्गदर्शन में, और पीएचडी तक भी जीएस घुरई के ही मार्गदर्शन में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जीएस घुरई बड़े, अगर हम बात करें भारत के समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है तो भारतीय समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो जीएस घुरई हैं। बेसिकली समाजशास्त्र के जनक तो ऑगस्ट काम्टे को कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के विभागों में अपनी सेवाओं को देकर सफलतापूर्वक संचालन किया। आगे हम बात करते हैं पदक, यानी एक प्रकार से रिवॉर्ड वगैरह भी से सवाल बन जाते हैं, सवाल कभी कभी, है ना, बट मैं नहीं कहूंगा इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोग इसको ध्यान रखें। पदक एवं जो है उपलब्धियां, प्रोफेसर श्रीनिवासन अनेक जो है पदक एवं जो है उपाधियों के लिए सम्मानित किए गए। लाइक अगर हम आपसे बात करें कुछ ऐसे हैं, जैसे आप कह सकते हो रिवर्स हैक्सले जो है मेडल इन्होंने प्राप्त किया है इंग्लैंड में, है ना, और इसको कह सकते हैं रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा इंग्लैंड में। कला और विज्ञान के लिए फेलोशिप अमेरिका में इनको मिला है। एमएन श्रीनिवासन को यार समझ सकते हो कितने महान व्यक्ति वाले हैं, पर्सन है ये। फेलोशिप ब्रिटिश अकादमी से भी इन्होंने प्राप्त किया है। पद्म भूषण भारत सरकार से इनको मिला है। अच्छा जी, तो देख लीजिए ये चार ऐसे चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य रचनाओं के बारे में जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, है ना। मेन कुछ किताबें हैं, कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को? स्पष्टीकरण भी करते चलिएगा साथ साथ, कहीं अगर दिक्कत आएगी तो बताइएगा। बताइए शिखा, बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। चलो ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं। तो अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे कुछ किताबें हैं, कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को देखना होगा और याद भी करना होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक रचना इनकी जो है रिलीजन एंड और सोसाइटी अमंग द कूगर्स ऑफ साउथ इंडिया 1951 में है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कहूंगा कि आईएमपी है, बट इसको इतना नहीं कहूंगा कि आप रट्टा मार लो, ठीक है बात। लेकिन कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे, ये आपने एमपीपीएससी में देखा हुआ है क्वेश्चन, यहां तक DSSB के जब पेपर में सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पर भी आपको दिखाऊंगा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एक्सेस जो है बुक को लेकर, तो 1962 ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सोशल चेंज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां तक कि यूजीसी नेट में ये सोशल चेंज बहुत पहले जब शुरुआत हुआ था तो उस समय पूछा जाता था। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया की किताब 1973 में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट के रूप में मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब ये पीडीएफ मिले तो आप समझ भी जाओ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख भी लो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो द रिमेन बर्ड विलेज करके है, और ये आपको सुमलित वाला एमपीपीएससी में आया हुआ है 1976 से।
और अगर हम बात करते हैं मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 एंड द डोमिनेट कॉस्ट एंड अदर एसेस जो बुक है ये 1998 की है, ठीक है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इतनी 2-4 किताबें हैं, इनकी ज्यादा नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ तो बेसिकली इसने ये मेंशन पूछा किया है सर, जी। ये डोमिनेंट कास्ट है ना सर, एमएन हाँ। श्रीनिवास का, ये पूछा है यूजीसी नेट में सर। हाँ हाँ पूछा होगा, बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं आईएमपी के रूप में, है ना, मैंने देखा नहीं होगा, आप पूछ एक सकते बार हैं। ईयर दिखाएं सर, एक बार ईयर दिखाएंगे इसी से। हाँ, इसकी ईयर 1998 है, 1998, 1998, ठीक है, मेंशन हो गया। बताइए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए अब देखिए थोड़ा सा, अभी मैं देखो आप लोगों से बात करने वाला हूं आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, और आधुनिकीकरण के साथ पश्चिमीकरण हो जाएगा, संस्कृतिकरण हो जाएगा और धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। ये सब पर मैं भी बात करूंगा, 4 पॉइंट हैं। फिलहाल थोड़ी सी और कुछ बातें हैं, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जहां एक आधुनिकीकरण का प्रश्न है या परिवर्तन की नई प्रक्रिया है, परिवर्तन मतलब चेंज होता है, चेंज की करने की एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ परिवर्तनशील जो होते हैं वैल्यूज मतलब मूल्यों का समावेश होता है, और किसी परंपरागत और पिछड़े समाज में प्रौद्योगिकी विकास और धर्मनिरपेक्षता, लैंगिकता, स्वतंत्रता, गतिशीलता जैसी विशेषता के प्रभाव में वृद्धि होने लगती है। इसी प्रकार संक्षिप्त रूप से पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में पश्चिमीकरण का प्रभाव को उत्पन्न होती है। नैतिक रूप से तटस्थ और जटिल प्रक्रिया के रूप में पश्चिमीकरण परिवर्तन अच्छे और बुरे होने को, बल्कि उसका संबंध प्रत्येक उस परिवर्तन से है जिसमें पश्चिमी समाजों के अनुकरण का बोध होता हो। अच्छा, इसमें क्या है एक बार समझा देता हूं इस पैराग्राफ को। देखिए, जहां तक आधुनिकीकरण का प्रश्न है ना, आधुनिकीकरण क्या है अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल थोड़ी सी आधुनिकीकरण के बारे में आप लोग यहां पर समझ लीजिए। आधुनिकीकरण के बारे में अगर हम जब भी जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं आज की समय को रिलेट कराता है, आज की जो प्रक्रिया होती है इनको रिलेट कराता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण किसी पश्चिम देश में एक पश्चिमी देश की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फलस्वरूप की जब प्रक्रिया होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जैसे फलस्वरूप प्रभावों की बात होती है, तो उससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण। भाई जाहिर सी बात है, पश्चिमी देशों से कुछ आपने सीखा, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। आप में अगर भारत में आज अगर मैं बात करूं आधुनिकीकरण समाज कार्य व्यवसाय का, तो कहां से आया, पश्चिमी से ही आया है। आप यूएसए कह सकते हो, आप यूके बोल सकते हो, है। तो जब कोई चीजें कहीं से आ रही हो, आप अपने आप फॉलो कर रहे हो, उसमें सुधार कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, वही आधुनिकीकरण है, वही आधुनिकीकरण है। समझ में आया सिराज, बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वेस्टर्न कल्चर की बात करें सर, उसको बिल्कुल अडॉप्ट करना, अपने बिल्कुल कल्चर में मिलाना सर। तो फिर उसके बाद कहा कि जिसमें कुछ परिवर्तनशील मूल्यों का समावेश होता है, और इससे किसी परंपरागत अथवा पिछड़े समाज के प्रौद्योगिकी विकास हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, लैंगिकता हो गया, लौकिकता हो गया, और स्वतंत्रता एवं गतिशीलता जैसी विशेषताओं के प्रभाव में वृद्धि होने लगती है। वही बेसिकली क्या रिलेट कराता है, आधुनिकीकरण रिलेट कराता है, ठीक है। इसी प्रकार संक्षिप्त में यहाँ पे पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को रिप्रेजेंट किया है। इसी के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। नैतिक रूप से तटस्थ एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में पश्चिमीकरण परिवर्तन अच्छे और बुरे के लिए होने को है, और इसका जो संबंध है प्रत्येक उस परिवर्तन से जिसका पश्चिम समाजों के अनुकरण से है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना 10-15 मिनट का मैं ब्रेक देता हूं, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा उसको कि पेपर फर्स्ट आप पर डे 1 घंटा पढ़ेंगे। 3 काम मेरा करेंगे। एक काम करेंगे केवीएस मदान की किताब लेंगे, एक आप हरियंट का प्रैक्टिस सेट, हालांकि उसमें गलत आंसर तो आता है हरियंट का, क्योंकि उसके पास बहुत सारी किताबें वगैरह होती है, बहुत सारी टाइपिंग वगैरह होती है, तो इसलिए उसके मिस्टेक हो जाता है। बट मैंने कहा है साथ साथ कि सिलेबस का प्रिंट आउट जब निकालेंगे, जब आप कंटेंट पढ़ेंगे ना यूट्यूब से देख देख के, अगर आप पूरे सिलेबस को ना पॉइंट टू पॉइंट सर्च करके यूट्यूब पे देखोगे, तब भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, तब भी आपका सिलेबस टोटली कवर हो जाएगा, ये पक्का मैं बता रहा हूँ। पेपर फर्स्ट यूथ पब्लिकेशन का ले लिया था जी, यूथ पब्लिकेशन का, समाजशास्त्र का। हाँ वही तो, वही यूथ पब्लिकेशन का ही समसामयिक घटना होगा, समसामयिक घटना होगा। सर यूजीसी का और डीएसएसबी का सिलेबस सेम है क्या?
नहीं नहीं नहीं, अलग है, यूजीसी तो अलग है, यूजीसी अलग है, डीएसएस। हाँ, अगर यूजीसी का बच्चा डीएसएसबी दे रहा है तो भाई पक्का बता रहा हूँ वो कि तैयार है 50% यहीं से, 50% रह गया है वो इसमें कवर कर लेगा, तो तैयार है वो बंदा, क्योंकि यूजीसी बहुत बड़ा है। मार्क कितना है डीएसएसबी में? डीएसएसबी में पासिंग मार्क वगैरह नहीं है, वो कट ऑफ वो भी निर्धारित करता है, क्योंकि ये जॉब है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन है ना आपका यहाँ पे, तो कोई पासिंग मार्क्स वगैरह यहाँ पे वो निर्धारित नहीं। ये तो ये कहा गया है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता है तो 35% कट ऑफ रखा जाएगा जो है ओबीसी यानी जो आरक्षण सीटें हैं उस पर, और जो 40% रहेगा या 40 या 45% जो रहेगा वो बेसिकली जनरल के लिए। ये एक सामान, अगर जो 35-40 अगर आप नहीं ला पाते हो है ना, उतना अगर आप मतलब वहां तक एक बार ऐसा हुआ था, तो वो परसेंटेज बेसिकली डिसाइड करता है, और कोई ऐसा निर्धारित नहीं है कि आपको इतना कट ऑफ चाहिए, इतना नंबर लाइए, इसमें कोई वो नहीं है। जाता है भाई, हाईएस्ट नंबर वगैरह जाते हैं है ना, क्योंकि सिलेक्शन है, बच्चे बहुत हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत है, आप लोग से अच्छा कोई नहीं समझ सकता इस सब के बारे में है ना, तो तैयारी बेटर करो, हाईएस्ट नंबर लाने, प्रैक्टिस वगैरह क्या करो आप लोग। हालांकि मैं आप लोगों को पेपर दूंगा कराने के लिए भी, मैंने टेस्ट सीरीज के लिए भी मैंने बात किया, और हालांकि निधि मैम कर भी रही हूँ उस पर धीरे धीरे काम है ना, तो एक बार में लगभग कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 100 के आसपास, उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिएगा है ना, उसमें टाइमिंग भी रहेगा, सब कुछ सेट रहेगा गूगल से है ना। सर डीएसएसबी का सिलेबस ये डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से सर, सोशल वर्क का? डीएसएसबी का सिलेबस बेसिकली आया ही नहीं है। डीएसएसबी बेसिकली कहता है कि भाई हम सोशियोलॉजी से पूछेंगे, सोशल वर्क से पूछेंगे, क्रिमिनोलॉजी से पूछेंगे, ये कहता है डीएसएसबी, तो हमने उसी के आधार पर सिलेबस बनाया है, उसी के आधार पर। ओके सर। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लास को ना, आ जाइए। तो ये जो मैंने शुरुआत में बताया कि 3 बातें आप जरूर याद रखेंगे। मैंने एक कहा कि आप सिलेबस को प्रिंट आउट कराएंगे, दूसरा काम आपकी आप बुक केवीएस मदान की लेंगे, तीसरी मैंने कहा कि हरियंट की आप जो है टेस्ट सीरीज लेंगे, इस पर जो है 1 घंटे पर डे आप काम करेंगे, अभी से स्टार्ट कर दीजिए इस पर। बाकी आप ये सर सिलेबस आपने दिया हुआ है इसमें डीएसएसबी वाला? डीएसएसबी की सिलेबस जी उसमें आपको मिलेगा, टेलीग्राम पर है, उसमें है। ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब देखिए संस्कृतिकरण पे, आज ये टॉपिक पे अपने हमने जी सर समाजशास्त्र समसामयिक घटना में राइटर का नाम सर? राइटर तो मुझे एक्चुअली मैंने पूछा भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं है राइटर का नाम है ना, बट आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं बताऊंगा कौन सी है, वही है कि कौन सी है ना, मुझे व्हाट्सएप। अरियन में क्या बताया सर? अरियन में पेपर वो करना है सर? हरियंट का क्वेश्चन पेपर आता है जी, पेपर आता है उसका, हरियंट का क्वेश्चन पेपर? हाँ क्वेश्चन पेपर आता है, पेपर फर्स्ट का यूजीसी नेट बता रहा हूँ मैं, यूजीसी नेट बता रहा हूँ, पेपर फर्स्ट का। अच्छा नहीं सर, ये एमपीपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए सर प्लीज बेसिकली मैंने एक बार यूट्यूब देख लीजिए, और अगर आप कहते हो तो आप रखो पेशेंस, मैं कल या तो कल परसों बता दूंगा आपको है ना, मैं भी उसको देख के, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं संस्कृतिकरण के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग संस्कृतिकरण पर है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के संबंध में जो अवधारणाएं विकसित हुई हैं उनमें एमएन श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। तो आपसे पेपर में सवाल बनता है कि बताइए संस्कृतिकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है, तो इस बात से आप स्पष्ट हो जाइएगा कि संस्कृतिकरण के बारे में अगर किसी ने बताया है तो वो एमएन श्रीनिवासन ने बताया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, मैंने अभी आपको बताया भी है, 1973 में ये किताब आई थी 1973 में, और उसमें लिखा कि संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है, यानी संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जातियों या जनजातियों अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, धर्म, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। तो पॉइंट इनके द्वारा बेसिकली कहा गया है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जातियों या जनजातियों अथवा अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में है ना। तो अच्छा द्विज जो जाति रिप्रेजेंट की गई, इसका मतलब कोई खास बात नहीं है, आप जैसे कहीं अगर आप उच्च दर्शा रहे तो वहां उसके निम्नता के रूप में भी दर्शा सकते हो कि यह दर्शाती है संस्कृतिकरण द्विज, ठीक है। तो ये एक इनका स्टेटमेंट है। तो इनके में आप अगर परिभाषा पूछता है क्या परिभाषा, तो कीवर्ड बता देता हूं। एक देखो रीति रिवाज आ जाएगा, रीति रिवाज, कर्मकांडता, विचारधारा, जीवन पद्धति को बदलना,
और ये बेसिकली किस में है, तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में है। सन 1973 में जो किताब लिखी गई थी, संस्कृतिकरण की यहाँ परिभाषा बताई गई है। प्रारंभ में श्रीनिवास ने इस पद्धति को ब्राह्मणीकरण के नाम से संबोधित किया। तो शुरुआत में संस्कृतिकरण को किस नाम से जाना जाता था, ब्राह्मणीकरण के नाम से जाना जाता था। अब पेपर में सवाल बन जाए संस्कृतिकरण को प्रारंभ में किस नाम से जानते थे हम लोग, तो ब्राह्मणीकरण के नाम से जानते थे, तो याद रखिएगा। अब इसी प्रक्रिया को हम संक्षेप में सुनेंगे या संक्षेप में देखेंगे कुछ बिंदु के रूप में, कुछ बिंदु का मतलब पॉइंट्स के रूप में। तो जैसे अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है आपसे कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जाति या समूह या उच्च जाति या विशेष द्विज जाति के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा या मूल्यों को अपनाने का प्रयास करता है। तो ऐसा करने से निम्न जाति, जनजाति या समूह के रीति रिवाज व जीवन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। ठीक है, संस्कृतिकरण से इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए कोई रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा या उसकी वैल्यूज को अपनाता है ना, तो उसमें निम्न जाति अगर हो या जनजाति है या समूह में रीति रिवाज है, जो भी उसकी जीवन शैली है व्यक्ति की, उसमें परिवर्तन आएगा। संस्कृतिकरण ये कहती है, और परिवर्तन को लेकर बात कर रहे हैं ये। ठीक है, संस्कृतिकरण में दूसरे पॉइंट यहाँ पे कहा कि संस्कृतिकरण व निम्न स्तर की जाति जो समूह सामाजिक सोपान में परिवर्तन से उच्च स्थिति यानी हायर स्टेटस प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातियां या सामाजिक संस्तरण और संरचना में भी उसी अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। सामान्य रूप से संस्कृतिकरण एक जाति को जातीय संस्तरण में ऊंचा पद भी प्राप्त करने का योग्य बनाती है। कहने का भाव क्या है, जैसे अभी आपने देखा कि संस्कृतिकरण में बेसिकली क्या चीजें होती हैं। आपने देखा कि इसके माध्यम से जाति और समूह अपने से उच्च जाति के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधाराओं की वैल्यूज को अपनाने का जब प्रयास करते हैं तो उसमें बदलाव आता है। फिर आपने ये भी देखा भाई कि साथ ही साथ कि संस्कृतिकरण के द्वारा ही निम्न जो स्तर की जातियां हैं उसके सामाजिक सोपान का मतलब होता है चरण यानी स्टेप से। ठीक है, चरण यानी स्टेप से उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करती है। आपको ये भी पता है कि निम्न जातियां क्या होती है, उच्च जातियों से कुछ ना कुछ सीखती हैं। इसका कहने का भाव यही है, और उससे सीख कर क्या करती है, वो अपने आप को उच्चता के स्तर पर यानी आप हायर स्तर पर ले जाने का प्रयास करती है। या यही प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाती है, सामान्यतः अगर देखा जाए तो संस्कृतिकरण कहलाती है। ठीक है, तो परीक्षा में ये भी सवाल आ चुका है भाई, है ना, कि जो है एक जाति दूसरी जाति से सीखती है, तो इस प्रक्रिया में किसका नाम आता है, तो एम एन श्रीनिवासन का नाम आता है। और किस परिप्रेक्ष्य में भी नाम आता है, तो संस्कृतिकरण के परिप्रेक्ष्य में नाम आता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। फिर कहता है कि यह जातियां आधारों के खुलापन लाकर जातीय आधारों के खुलापन लाकर जातीय गतिशीलता के संभव बनाती है, जातीय गतिशीलता को संभव बनाती है। यानी एक प्रकार से जो कास्ट है वो मोबिलिटी है, डायनेमिक है, परिवर्तित होती रहती है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। इनका कहने का भाव ये था, कारण ये था कि वह खुलापन का आकार है, यही रीजन था। ठीक है, यही रीजन था। तो इसके अंतर्गत ये बात करते हैं। फिर उसके बाद संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा लाया गया परिवर्तन जीवन के ढंग से लेकर सामाजिक स्थिति तक हो सकता है। ठीक है, जीवन के ढंग से अगर हम बात करें सामाजिक स्थिति तक में यह प्रक्रिया हो सकती है संस्कृतिकरण की। तो ऐसी बात हमें देखने को मिल सकता है, वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एक तो बात आपको क्लियर हो गई कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जाति, समूह और उच्च जाति और रीति रिवाज, कर्मकांड आदि मूल्यों को अपनाने का प्रयास करेगा। दूसरा आपने ये देखा कि निम्न जाति जो होती है या जनजातियां जो होती हैं वो रीति रिवाज, जीवन शैली को लेकर क्या करती है, परिवर्तन करती है। तीसरा आपने देखा कि जो संस्कृतिकरण में निम्न जाति है वो सामाजिक सोपान में परिवर्तन के साथ साथ वर्तमान में उच्च स्तर प्राप्त करने का प्रयास करती है। उच्च स्तर कैसे, और जो उच्च जाति होती है उससे सीखकर। तीसरा आपने अभी भी देखा यहाँ पर कि जो जातीय आधार है वो खुलापन लाकर जातीय गतिशीलता को संभव बना देती है, एक प्रकार से सीखने में मदद कर देती है। फिर उसके बाद देखिए संस्कृतिकरण को लाकर जो है प्रक्रिया के द्वारा लाया गया परिवर्तन जीवन के ढंग से लेकर सामाजिक स्थिति तक परिवर्तन हो सकता है। श्रीनिवासन ने ब्राह्मण आदर्श के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदर्श की संस्कृतिकरण को आदर्श हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, श्रीनिवासन के अनुसार कहा गया है कि ब्राह्मण आदर्श के अतिरिक्त भी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदर्श भी संस्कृतिकरण के आदर्श हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना, मे भी।
तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, संस्कृतिकरण जानते हैं? संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक है, यही कारण है कि ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदर्श की संस्कृति के आदर्श दे रहे हैं। सार्वभौमिकता है, ये यूनिवर्सल है ये संस्कृतिकरण। और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ना सामाजिक पद में परिवर्तन होता है। एक निम्न जाति दो या दो से अधिक पीढ़ी पहले अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ लेती है, यही संस्कृतिकरण है। संस्कृतिकरण में आपने नाम सुना होगा योगेंद्र सिंह का नाम, हालांकि आप पढ़ेंगे अभी, आप इसके बारे में आएगा टॉपिक आपका, योगेंद्र सिंह का, इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने एक अगर हम बात करें एंटीसिपेटरी का मतलब होता है कि अग्रिम, एडवांस, है ना, सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है, जिसके निम्न जाति किसी उच्च जाति की संस्कृति को इस उम्मीद से अपनाती है कि उस जाति में संलिप्त हो जाए या जो है एक प्रकार से सम्मिलित हो जाए और सम्मिलित करके इस प्रक्रिया में संशोधन करे। तो कहने का मतलब यह है कि अग्रिम समाजीकरण के बारे में किसने बोला? अग्रिम समाजीकरण के बारे में किसने बोला? तो आप श्रीनिवासन का नाम मत लगाइएगा। अग्रिम समाजीकरण जी योगेंद्र सिंह। हाँ, तो योगेंद्र सिंह का नाम आप जरूर लगाएं वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किए गए हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं संस्कृतिकरण प्रक्रिया संदर्भ समूह से मिलती जुलती है ना। संदर्भ समूह के बारे में अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति ने अगर इसके बारे में चर्चा किया तो उसका नाम था हर्बर्ट हाइमन, और इसकी अवधारणा के बारे में, फिर इसके सिद्धांत को बारे में अगर जिक्र करता है तो नाम आता है आर.के. मार्टन के बारे में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आवाज क्लियर है मेरी? जी सर। चलिए, अब देखिए, ये तो बेसिकली संस्कृतिकरण के बारे में चीजें थी जो हम लोगों ने अभी देखा है। उसके बाद देखिए, जैसे अभी भी मैंने आप लोगों से बात भी किया था प्रभु जाति के बारे में, है ना, डोमेंट कास्ट। 1998 में एक किताब लिखी थी एम.एन. श्रीनिवासन ने, आप लोगों ने अभी ऊपर देखा है, और सिराज ने भी बता रहे थे कि ये किताब परीक्षा में पूछी गई थी। बिल्कुल, एमपीपीएससी में मैंने जब पेपर करवा रहा था तो वहां पर ये चीजें आई थी। तो प्रभु जाति के विशेषता टाइप का, वैसे विशेषता टाइप का सवाल पूछा था सर, जी। इससे डोमिनेंट तो अब देखिए, डोमिनेट कास्ट के अंतर्गत सर एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या कहा है, सन 1900, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो सन 1959 में, 1959 में, है ना। अच्छा, पेपर में देखिए ये भी सवाल कई बार बनते भाई कि 1959 में जो है मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया है? तो एम.एन. श्रीनिवासन किया है, ठीक है। तो मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करने के बाद जो है सर्वप्रथम प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की है? तो आप याद रखिएगा, एम.एन. श्रीनिवासन ने। तो अब आपको 5 शब्द हो गए, एक संस्कृतिकरण हो गया, एक आधुनिकीकरण हो गया, एक धर्मनिरपेक्षता हो गया, और एक आपकी प्रभु जाति हो गई, एक आपका क्या हो गया था, क्या बच गया इसमें से? पश्चिमीकरण, एक आपका पश्चिमीकरण, ठीक है। तो ये 5 चीजें आप यहां पर भी नोट कर सकते हैं। प्रभु जाति के प्रबल जाति, प्रभुत्ता, संपन्न जाति, प्रभावी जाति, संरक्षण जाति आदि अनेक नामों से जाना जाता है। प्रभु जाति के कई नाम हैं। प्रभु जाति के प्रबल जाति में को अगर हम बात करते हैं तो प्रभु संपन्न जाति भी कह सकते हो, प्रभावी जाति भी बोल सकते हो, संरक्षक जाति भी बोल सकते हो, कई नाम दे सकते हो आप, है ना। तो याद रखिएगा इसको। और ये सभी शब्द एक ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत किसी ऐसी जाति समूह का बोध कराते हैं जिसके द्वारा गांव के पारस्परिक संबंधों तथा ग्रामीण एकता को बड़ी सीमा तक प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। और ये बात करेक्ट भी है, ये स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो करेक्ट भी है। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं। पहली बात ये कि प्रभु जाति एम.एन. श्रीनिवासन का है। प्रभु जाति के बारे में कहां पर सर्वप्रथम इन्होंने अध्ययन किया था? मैसूर के रामपुरा गांव में किया था। कब किया था? 1959 में किया था। यही प्रभु जाति को लेकर एक किताब लिखा, तो कब लिखा? तो 1998 में लिखा, 1998 में लिखा, ठीक है। तो याद रखिएगा इतने तथ्य भी यहां से। आगे बात करते हैं। देखिए, एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी एक पुस्तक लिखा इंडियन विलेज करके, उस किताब का क्या नाम था? इंडियन विलेज करके लिखा, ठीक है। हालांकि काफी फेमस किताब रही है। सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हमारे सामने आता है 1973 का नाम, 1973 का नाम आता है, यही ना? बोलते रहिएगा साथ साथ। जी सर। और जब हम लोग बात करते हैं इंडियन विलेज को लेकर, इंडियन विलेज में जब इन्होंने बेसिकली जब ये पुस्तक लिखा तो इस पुस्तक में इन्होंने किया क्या था? इस पुस्तक में इन्होंने किस बातों पर जिक्र किया था, बता सकते हैं आप?
डोमिनेंट का सर। यस हाँ, सर, जो प्रभु जाति बिल्कुल। है उनके बारे में हाँ, डिटेल्स जानता है। जो प्रभु सत्ता थी, सॉरी प्रभु सत्ता कह रहा हूं, प्रभु जाति जो थी, इन प्रभु जाति के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन इसी किताब में इनको देखने को मिला था। किस किताब में? एम.एन. श्रीनिवासन की किताब में। काफी इंपॉर्टेंट रही थी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर मैं इस पर बात करूं आप लोगों से ना, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर पूछा जाए तो आप इजिली बता सको। सर इसका ईयर बताइएगा। 1973 की आसपास की किताब थी, है ना? नो 1970 सर, नो सर, 1955 की है, 55 की, एम.एन. श्रीनिवासन की। 1955 की। हाँ सर, 1955 की है ये। ओके ओके ओके, 1955 की। नहीं 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 नहीं, इंडियन विलेज नहीं, 1979 के है, 1955 नहीं है नो मैम। सर, क्या बात जी सर, कर आपने लिखवाया है, आपने लिखवाया है। 1955 लिखवाया है एम.एन. श्रीनिवासन की। जी सर, हाँ जी सर, 3 बुक्स लिखवाए थे आपने, मैक के मेरिट की भी लिखवाए थे, एस.सी. दुबे की और एम.एन. श्रीनिवास की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं तो एम.एन. श्रीनिवासन भी इंडियन विलेज को लेकर अच्छा एडिशन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1955 एडिशन है, एडिशन है, एडिशन 1979 1979 1979 1955 है या 1966? सर कंफर्म है मेरा सर, 1955, मैंने पढ़ा भी है इसको, अच्छे से पढ़ा है अच्छा, श्रीनिवास को। चलो अच्छा फिर ठीक है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा 1955 में इस किताब को, और 1979 में आप इसको करिएगा एडिशन, एडिशन लिखकर, एडिशन। तो प्रभु जाति को परिभाषित करते हुए कहा लिखा है कि एक जाति तब प्रभु जाति कही जाएगी जब वह संस्था के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो और प्रभावशाली हो और आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह परंपरागत जाति क्रम सोपान से सर्वोच्च जाति की ही हो। देखिए, अब इंडियन विलेज के बारे में अगर किताब की बात करता हूं 1955 में, तो एम.एन. श्रीनिवासन ने प्रभु जाति को परिभाषित करते हुए उस किताब में कहा कि यह वह संस्था है, या उस संस्था के आधार पर बताया कि गांव अथवा स्थानीय यानी लोकल क्षेत्र में शक्तिशाली है। गांव अथवा यानी या लोकल क्षेत्र यानी आपका स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो और प्रभावशाली हो। ठीक है, शक्तिशाली हो किस परिप्रेक्ष्य में? आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती हो, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती हो। तो इस प्रक्रिया में आप देखो, कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ठीक है, कि भाई गांव अथवा स्थानीय जो क्षेत्र है वो शक्तिशाली है और प्रभावशाली है, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती हो। या आवश्यक नहीं है कि यही परंपराएं चीजें जो है बेसिकली क्रम में हो, ऊपर नीचे हो सकती है ना? तो इस तरीके की बात इसमें कही गई है। प्रभु जाति के अंतर्गत देख सकते हैं आप, कुछ विशेषताएं मेंशन की गई हैं, कुछ विशेषताओं के बारे में बात की गई है। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, पहली तो एक है आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय। बेसिकली क्या है ये? आपको बता दूं कि नवीन शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय को प्रभु जाति के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण तत्व को स्वीकार किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ना, आज जिस जाति के अधिक सदस्य ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर नौकरी और अन्य नौकरियों में स्थान प्राप्त कर लिया है, तो वही परिप्रेक्ष्य में आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय कहा गया। दूसरा, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व बोली गई। इसका मतलब यह था कि क्षेत्र और गांव में प्रभु जाति है, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना प्रभुत्व रखती है। गांव में अधिक भूमि उसके पास होती है जिस पर लोगों को पारिश्रमिक देकर कार्य कराया जाता है। मैसूर के वानगल और डोलाना गांव है, उनमें वहां पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एक ओकालिंगा प्रभु जाति है। ओकालिंगा प्रभु जाति के पास गांव की 80%, और गुजरात की बात करें तो कसेद्रा गांव का जो है बघेल राजपूत के पास गांव की सारी भूमि थी, जो संपन्न का प्रतीक थी। तो इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्वता में वो रखता है जहां पे अगर हम बात करें जिसके पास भूमि और जिस पर लोगों को पारिश्रमिक देकर यानी काम देकर कार्य कराते हैं या करवाए जाते हैं, तो वह बेसिकली रिलेट करता है एक प्रकार से प्रभु जाति को। एक इसकी खास विशेषता, जाति व्यवस्था में उच्च सामाजिक स्थिति। किस तरीके से जाति व्यवस्था बात करें अगर हम, तो जाति संस्तरण में ना प्रभु जाति अपना स्थान उच्च रखती है। यह
भी इसकी विशेषता है। भारतीय व्यवस्था में कोई भी निम्न प्रभु जाति नहीं पाई जाती, कभी भी। आप ध्यान रखिएगा, कहाँ? भारतीय व्यवस्था में, इंडियन सिस्टम में कोई भी निम्न प्रभु जाति नहीं पाई जाती है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में जातियों और प्रतिष्ठा का, अस्पृश्यता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। उसके बाद है जनसंख्या शक्ति। देखिए बेसिकली क्या है जनसंख्या शक्ति? जिसको प्रभु जाति के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार किसी गांव अथवा क्षेत्र में एक विशेष जाति के सदस्यों को अधिक संख्या होना। पहले यह आधार परंपरागत यानी ट्रेडिशनल ग्रामीण समाजों में महत्वपूर्ण था, लेकिन जनतांत्रिक युग में इसका महत्व और बढ़ गया है, इसलिए कहा जाता है जनसंख्यात्मक शक्ति भी। संपूर्ण गांव की एकता, न्याय एवं कल्याण के लिए कार्य करना। बेसिकली प्रभु जाति गांव की एकता बनाए रखने में अपना योगदान देती है और ऐसे कार्य करती है जिसमें सारे समुदाय की भलाई हो, है ना, वी फीलिंग, और अन्य जातियों के नियमों का सम्मान करने हेतु निष्पक्ष और तटस्थ रूप से गांव में न्यायपूर्वक कार्य करना प्रभु जाति की विशेषता रहती है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में कुछ प्रभु जातियों के अंतर्गत यहां पर जिक्र किया गया है। भारत में देखिए क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि प्रभु जो है भारतीय ग्रामों में जो है प्रमुख जातियों को निम्नलिखित में से वर्णित किया गया। विद्यार्थियों के लिए यह जानना आवश्यक है। एम.एन. श्रीनिवासन ने मैसूर जिले के रामपुरा गांव में जो है बेसिकली किया था अध्ययन उसने, और निवासित जो है ओकलिंगा जाति को जनसंख्या और भू स्वामित्व व झगड़े विवाद के निवारण में मुख्य भूमिका निर्वहन करने का कारण प्रभु जाति कहा गया। एक प्रकार से आप भारत में जो प्रमुख प्रभु जातियां हैं उसको आप रिलेट करा सकते हो कि जाति को जनसंख्या और भू स्वामित्व और झगड़े विवाद के जो निवारण कर रहे होते हैं, जो जमीन के ज्यादा क्या नाम है मालिक हैं या जिनकी जाति ज्यादा जनसंख्या में है, ठीक है, वो लोग इस तरीके की बात करते हैं, वो एक प्रकार की समस्या का निवारण करते हैं। आंध्र बेतई ने तंजौर जिले में रामपुरम गांव के ब्राह्मण जाति को गैर ब्राह्मण एवं द्रविड़ को अपना राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रभुत्व बनाए रखने के कारण प्रभु जाति के रूप में सम्मिलित किया है। आंध्र बेतई का नाम आता है, आंध्र बेतई का नाम तंजौर जिले में आता है। देखिए अभी आपको यही बात ध्यान रखना है कि गांव को लेकर भी एक बार एमपीपीएससी में सवाल आया है, तो आंध्र बेतई किस गांव से संबंधित होंगे? तो जो है श्रीपुरम के नाम से संबंधित है। ये ब्राह्मण जाति और गैर ब्राह्मण और द्रविड़ों पर अपना जो है राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखने पर कारण ही प्रभु जाति का रूप को शामिल किया है। के.एल. शर्मा राजस्थान के 6 गांवों का अध्ययन किया है, राजपूतों को प्रमुख जातियों को बताया है, और एन. शुक्ला भागलपुर के पास जो है झुमको गांव में यादव जाति की प्रभु जाति के रूप में अध्ययन किया है। ठीक है, और डी.एम. मजुमदार ने मोहाना और दुलंदी गांव में ठाकुर जाति के प्रभु जाति के रूप में अध्ययन किया है। ऑस्कर लेविस ने उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में यादव जातियों की प्रभु जाति का माना है, और इसी प्रकार जो है हिचकॉक ने खालापुर में राजपूतों के मेयर कुआं पेटार्ड ने ब्राह्मणों को, तथा जो है हस्पर ने टोटागढ़ी में जो है हथिक ब्राह्मणों को प्रभु जाति के रूप में अपने अध्ययन को शामिल किया है। तो देखिए यहाँ पे विद्वानों के नाम है, किन लोगों ने जो है प्रभु जाति को किस तरीके से नाम दिया है भारत में। परीक्षा में ये बनता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आप ध्यान रखेंगे खासकर। आगे बात करते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण को लेकर, है ना। अब बात करेंगे हम लोग धर्मनिरपेक्षीकरण को लेकर। देख सकते हैं भारतीय समाज में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान आए परिवर्तनों के कारण आज व्यक्ति के व्यवहार में तार्किकता का तत्व स्पष्ट नजर आता है। अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन के साथ साथ भारतीय सामाजिक जीवन में संस्कृति को धर्मनिरपेक्षीकरण और लौकिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की है, जो संचार माध्यमों के विकास के साथ आरंभ होकर धीरे धीरे कस्बों और नगरों के विकास और शिक्षा के विकास के साथ बढ़ती गई, जिससे व्यक्ति के जीवन में निरंतर धार्मिकता का ह्रास हुआ, यानी एक प्रकार से ह्रास हुआ है, और इसी प्रक्रिया को लौकिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण कहा गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सविनय जो है अभिज्ञा आंदोलन ने जन सामान्य और सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से लामबंद भी किया गया और धर्मनिरपेक्षीकरण में अपना योगदान भी दिया है। ठीक है,
बेसिकली धर्मनिरपेक्षीकरण के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ये 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के एक जीके होल्के थे, उन्हीं के नेतृत्व में लौकिकरण के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, फिर बाद में ये प्रक्रिया धर्मनिरपेक्षीकरण में अगर हम बात करते हैं तो इसकी सही तरीके से अगर किसी ने अवधारणा को रिप्रेजेंट किया तो वो एम एन श्रीनिवासन ने किया। एम एन श्रीनिवासन ने कहा भी है कि जो पहले धार्मिक माना जाता था, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ इन्होंने बताया कि जो पहले धार्मिक माना जाता था वो अब वैसा नहीं माना जा रहा है। इसका मतलब यह है कि विभेदीकरण की प्रक्रिया है, और यही विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से ही समाज में विभिन्न पहलुओं, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी और नैतिक रूप से एक दूसरे से अधिक पृथक होने की दृष्टिगोचर होता है, अधिक से अधिक पृथक होने का दृष्टिगोचर होता है। तो इसलिए आप इस पर भी ध्यान रखेंगे। कोई खास इसमें तथ्य नहीं था, फिर भी आप एक पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे, और वो नाम रहेगा आपका क्या, एम एन श्रीनिवासन का। आप यहाँ देख सकते हैं लौकिकरण के विकास में 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के जी के होल्के का नाम आता है। होल्के का नाम ये इंपॉर्टेंट है, नेतृत्व में हुआ सामाजिक नैतिकता का एक प्रणाली के रूप में विकसित करने का प्रयास भी किया गया। धर्मनिरपेक्षीकरण को उस सामाजिक विचार या प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है जिसके अंतर्गत धार्मिक प्रधानता और परंपरागत व्यवहारों में धीरे धीरे तार्किकता और व्यवहारिकता लाने का प्रयास किया गया। और यह हम कह सकते हैं कि तो तब प्राकृतिक और सामाजिक जीवन को समझने के नजरिए से रूप में धर्म का स्थान विज्ञान ले लिया है। ये बात करेक्ट भी है, धर्म का स्थान अब जो है विज्ञान ही ले लिया है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में, नीचे कुछ परिभाषाएं लिखी हैं जो स्पष्टीकरण करेंगी धर्मनिरपेक्ष को। यहाँ देख सकते हैं आप, श्रीनिवासन ने क्या कहा, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो पहले धार्मिक माना जाता था वो अब वैसा नहीं माना जा रहा है। इसका मतलब ये रहा कि विभेदीकरण की प्रक्रिया हो गई। समाज में विभिन्न पहलू हैं भाई, आर्थिक है, राजनीतिक है, कानूनी है, नैतिक के रूप से एक दूसरे से क्या हो गए, अधिक पृथक हो गए, उन्हीं का दृष्टिगोचर है। राधा कृष्णन की बात करते हैं तो लौकिकरण जो होता है धार्मिक निरपेक्षता और धार्मिक सह अस्तित्व होता है। ये डेफिनेशन है, एक प्रकार से बताई गई है। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह परीक्षा में इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, है ना। ठीक है, इतना ही रखिए। मैं हाँ जी बदलिए सर। क्या हो गया सर, इसका जो पहले वाले पेपर है आप वो साइन कर सकते हैं विद फर्स्ट पेपर। किसका फर्स्ट पेपर? सर ये जो सोशल वर्क बीएसएस भी है ना, इसमें जो पूरा पेपर होता है नहीं, जनरल नहीं, पेपर नहीं। भी होता है, ये भी होता है वो वाला। नहीं, वो मैम मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है। डीएसएसबी का पार्ट ए से मैं उससे बेसिकली उतना वो नहीं रखता, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए पार्ट ए असमर्थ हूँ, है ना, करने में। आप उसको जो है मैं कहूँगा कि आप डीएसएसबी का नेट पर सिलेबस देखो, सिलेबस निकाल कर और वहाँ से आप जो है प्रिंट आउट उस सिलेबस के आधार पे आप स्टडी करो, है ना। मैं केवल इतना सजेशन कर सकता हूँ कि यूट्यूब वगैरह पे एक एक पॉइंट को देखो और क्या क्या चीज़ें हैं उसके आधार पे आप तैयारी कर सकते हो डीएसएसबी का पार्ट 1 का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। डीएसएसबी का एग्जाम जो है नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए जो प्रश्न आए उन्हीं प्रश्नों को करना है। फालतू क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उसको स्किप कर देना है। ठीक है सर, टाइम 2 घंटे का होगा इसमें। टाइमिंग आप देख सकते हो, मैंने टाइमिंग तो नहीं देखा कितने घंटे का, आई थिंक शायद 2 घंटे का होता है। 3 घंटे का। 3 घंटे होता है सर। हाँ जी, 300 नंबर का पेपर है ना, तो 3 घंटे का होता है। हाँ, तो 3 घंटे का होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखिए। फिर आपकी क्लासेस अगर कल होगी तो मैं कल बता दूंगा। कल एक्चुअली क्या है कि मुझे कहीं जाना भी है ना। और कल तो पूरा भारत भी शायद बंद है। कल राम जन्मभूमि का जहाँ है वहाँ पे उसका उद्घाटन है ना कल। जी सर, कल छुट्टी है सर, कल छुट्टी। हाँ, कल कई जगह बंद भी है ना। कल भारत बंद है, तो हो सकता है देखो अभी अगर मैं, हालांकि हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, है ना, अगर होगी तो मैं आपको सीधा आपको बता दूंगा। ठीक है, तुरंत संपर्क कर लूंगा आप लोगों से और पहले बताऊंगा, ऐसी बात नहीं, दिन में ही बता दूंगा, मैं कल दिन में ही बताऊंगा। ठीक है जी सर। ठीक है सर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना रखिए और फिर मुलाकात करेंगे। ये वीडियो का लिंक और पीडीएफ मैं अभी आपको ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है, पढ़ते रहिए आप सभी लोग, और पेपर जो 1 के बताया हूँ वो काम आज करना शुरू कर दो प्लीज, क्योंकि 1 घंटा अगर आप टाइम दोगे पेपर 1 को ले तो बहुत अच्छा तैयार होगा आपका पेपर 1 भी।
ठीक है, अभी से टाइम देते रहो, बाकी ये कंटेंट वगैरह मैं आपको देता हूँ, आपको किताब लेने की जरूरत नहीं सोशल वर्क की, वो चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा मैं सारी चीजें दे रहा हूँ, ये भी आप लेते रहो, सभी लोग पढ़ते रहो इसको भी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके।